नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों और सरकार के बीच अभी तक की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सबकी नजरें अब टिकी हैं कल की उस मुलाकात में, जब किसान और सरकार की तरफ से नुमाइंदे, मंत्री तमाम आमने सामने होंगे। कृषि मंत्री कल फिर से किसानों के साथ मिलने वाले हैं। किसान फ्रंट फुट पर है इस वक्त और सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से आंदोलन खत्म हो। सबकी नजरें कल की बैठक पर। गाजीपुर बॉर्डर जाम, दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम, टिकरी बॉर्डर जाम। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की हर तरफ से नाकेबंदी कर दी है। किसानों के साथ कल सरकार के प्रतिनिधि की बैठक हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं। अब सारा दारोमदार कल होने वाली बैठक पर है। फर्क इतना पड़ा है कि जो डेडलॉक बना हुआ था सरकार और किसानों के बीच में, कल बैठक हुई है। ये किसानों ने खुद भी माना है कि एक पॉजिटिव स्टेप है। जो कंडीशन लगा रही थी सरकार वो भी नहीं है, बुराड़ी जाने की बात कर रही थी, तो वो अनकंडीशनल बातचीत हुई है। कल फिर बातचीत होगी, तो किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार रास्ता निकालेगी और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। ये बात किसान मान रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये है कि जब तक किसान की उम्मीद तीनों कानून वापस नहीं होते, MSP को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन तेज रहेगा और ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार बार बार समझा रही है कि MSP को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है और न ही मंडियां हटाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी MSP और मंडियों को लेकर किसानों को भरोसा दिया है। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और MSP को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सरकार भले ही किसानों से तमाम वादे कर रही है, लेकिन किसान सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने सवालों का मुकम्मल जवाब चाहते हैं। सरकार अभी भी सीरियस नहीं है इस मैटर पे। इस मैटर को सीरियस होकर सुलझाना चाहिए। लेकिन जो अगर कल की मीटिंग की, जो कल मीटिंग होती है, उसका हमें लेटर आता है, पूरी जथेबंदियों को बुलाते हैं और हम उस लेटर पे पुनर्विचार करके अपनी आगुओं से मीटिंग में जाने का ना जाने का फैसला करेंगे। लेकिन वो सभी जथेबंदियों को लिखती एजेंडे के साथ लेटर आना चाहिए, ताकि जो उस पे पहले तैयारी करके माइंड सेट करके आगू जाएं और बातचीत से को हल निकल सके। दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे किसान अपनी आवाज उठाने के लिए तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आज हवन पूजन किया। प्रशासन किसान सबको सद्बुद्धि दे, वातावरण शुद्ध हो, किसी भी तरीके का कोई विघ्न ना पड़े, विघ्नहर्ता ये एक तरीके से यज्ञ इस समय चल रहा है। पंडित जी वेद ऋचाएं लगातार माइक पर पढ़ते चले जा रहे हैं और तमाम जो किसान हैं यहाँ पर इकट्ठा होकर के वो अपनी आहुति यज्ञ में डाल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं। हमारा इससे उद्देश्य ये है कि पूरा वातावरण सुगंधित हो और यहाँ से जो हवा निकलेगी, जो सुगंधित वातावरण की, वो प्रधानमंत्री के मस्तिष्क को फेरेगी। इस किसान की बात वो मानेंगे और सरकार हमारी बात मानेगी और किसान की बात होगी, किसान के हित में न्याय होगा। जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे, कोई किस तरह का विवाद ना हो, शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान हो, किसान को भी बुद्धि दे, प्रशासन को भी बुद्धि दे। किसानों ने आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी जाम कर दिया। किसानों ने दोनों तरफ से सड़क पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक लिया। किसान सड़क पर ही बैठ गए, झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। ये जो मुहिम किसानों ने छेड़ी है उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। किसानों का कहना है कि इसी तरीके से पूरे बॉर्डर को वो रोक के रखेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि MSP के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन जो लॉ आया है उसको वापस सरकार नहीं लेगी। कल किसानों की सरकार से एक बार फिर बातचीत होने वाली है।
हम आपको बताते हैं कि सरकार और किसानों के बीच आखिर पेच फंसा कहां है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी दे। किसान मंडियां खत्म न करने की भी लिखित गारंटी मांग रहे हैं। किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार नए कृषि कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि किसान एक कमेटी बनाए जिससे बातचीत की जाए, लेकिन किसानों ने कमेटी बनाने से इनकार कर दिया है। कल सरकार से होने वाली बातचीत को देखते हुए किसानों ने दबाव बढ़ा दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर तो किसान जमे ही हैं। 360 गांव और 36 बिरादरी के किसानों ने गुरुग्राम में महापंचायत की और आंदोलनकारी किसानों को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। महापंचायत में फैसला हुआ कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो किसान दिल्ली में तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई रोक देंगे। पंजाब का और पूरे हरियाणा का किसान आगे पड़ा हुआ, बॉर्डर सील कर रखे हैं, तो हमारे गुड़गांव का जो बॉर्डर खुला है, तो हम सभी ने ये प्लानिंग करी है कि आने वाले समय में हम अपने गुड़गांव का जो भी बॉर्डर है उसको सील करें, और ताकि सरकार को मैसेज है कि गुड़गांव का किसान भी है और गुड़गांव किसान बचता है और गुड़गांव अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल सरकार से किसानों की बातचीत का फाइनल है। किसान फ्रंट फुट पर है और सरकार चाहती है कि किसी तरह किसानों का यह आंदोलन वापस हो। ऐसे में कल की बैठक पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में किसानों के इस आंदोलन का आज 7वां दिन है। फल, सब्जियां, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन सब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आई है, और वो इसलिए क्योंकि किसान वहां पर मौजूद है और जितना भी सप्लाई है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से सब्जियों और फलों की सप्लाई बंद है। ट्रक हाईवे पर खड़े हैं, सामान आ नहीं पा रहा है और इसीलिए कीमतें आसमान छू रही हैं दिल्ली में। बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारी चाहे कितने भी दिन लग जाएं। आज तो टेंट भी लगा दिया गया ठंड की वजह से, ताकि कड़ाके की ठंड होने की वजह से रात को आज ये टेंट लगा करके ताकि पक्के बंदोबस्त किए जा सकें। नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है। दिल्ली तक पहुंचने वाले करीब करीब हर रास्ते पर किसानों का कब्जा हो गया है। किसान दिन रात बॉर्डर पर डटे हैं। बॉर्डर पर ही खाना पीना सोना सब हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ ना तो दिल्ली से ट्रक बाहर जा पा रहे हैं, लिहाजा दिल्ली में सब्जी, अनाज और दूध की सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली की लाइफलाइन हुई चोक, हाईवे हुए जैम और ट्रकों पर लगा ब्रेक। ऐसे में आजादपुर में सप्लाई होने वाले फल और सब्जियों की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आपकी थाली में परोसी जाने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दिल्ली की सीमाएं करीब हफ्ते भर से बंद पड़ी हैं। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल ट्रकों में लदा हुआ है, लेकिन ट्रक दिल्ली के भीतर घुस नहीं पा रहे हैं। ये है एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी, आजादपुर मंडी। हरियाणा दिल्ली सीमा पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से इन सब्जी मंडी में लोगों की आवक कम हो गई है। मंडियों के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से यहाँ सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों के ट्रक यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। मंडी में माल ही नहीं पहुँच पा रहा है। फलों और सब्जियों के भंडार खाली हैं। मंडी में माल मुश्किल पहुंच रहा है और ग्राहक भी मुश्किल आ रहे हैं। माल बिक नहीं रहे हैं मंडी में। माल नहीं बिक, आने जाने का रास्ता नहीं है ना कहीं, तो माल नहीं बिक रहे। कहाँ से ग्राहक? ये हरियाणा, यूपी, हरियाणा से तो आ नहीं पा रहे। नहीं आ रहे। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका के चलते जगह जगह सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे ग्राहक भी मंडियों से दूर जा रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे ग्राहकी खत्म हो गई। दूसरी बात है यहाँ पे ना तो माल आ पा रहा है। अगर माल आ भी रहा है तो ड्राइवर उसको कभी पुलिस वालों को रिश्वत देके या किसी को भी रिश्वत देके गाड़ी लेके आ रहे हैं, गांव देहात कहीं से भी, जो बॉर्डर खुले हुए हैं। बाकी माल की कोई बिक्री नहीं है यहाँ पे। बिक्री क्यों नहीं हो रही है सर? जब ग्राहक नहीं आएगा तो बिक्री कैसे होगी? बॉर्डर तो ग्राहकों के लिए भी बंद है। सिंघू सीमा पर किसानों के विरोध की वजह से हरियाणा के जीटी करनाल रोड पर जाम में फंसे ट्रक को करीब 200 किलोमीटर की दूरी घूमकर तय करनी पड़ी। ये बहादुरगढ़ से कहाँ से होते हुए चंदी बॉर्डर होते हुए बीच बीच में से निकल के आ रहे हैं। जहाँ हमारी गाड़ी
400 किलोमीटर चलती है, वहाँ 500 किलोमीटर चल रही है। आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्राहक भी मंडी से दूर हैं। मंडी में पहले कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा गया। और ये तस्वीरें दिल्ली की एक और सब्जी मंडी की हैं, ओखला सब्जी मंडी। इन सब्जी मार्केट में सब्जियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके बाहर सप्लाई की चेन टूट गई है। एक तो मंडी से सब्जियां उठ नहीं रही हैं, ऊपर से मंडी के बाहर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू का भाव इस टाइम 1500 रुपए का 50 किलो है। अच्छा, तो सर क्या कारण है कि आलू या मार्केट में जो सब्जियां हैं इतनी महंगी है, क्या कारण है? ये किसानों ने आंदोलन कर रखा है, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही, उस वजह से परेशानी हो रही है। गाड़ी आगे पीछे आती है, तो कस्टमर वो माल देख के लेता, माल जैसे कम दिखाई देता तो रेट चढ़ जाते हैं। किसानों की वजह से परेशानी आ रही है। आज तो 220 से 200 रुपये बिक रहा है। अच्छा, कल बिका था 180 से लेकर 160 रुपये तक। तो एक दिन में 100 से 150 रुपये का जो फर्क पड़ रहा है और टमाटर इतना महंगा मिल रहा है, क्या कारण है इसका? 30-40 रुपये का फर्क पड़ेगा 5 किलो में। सर क्या कारण है इसका? पीछे से माल कम होता है, जब भी महंगा होता है। अच्छा, अब पीछे से माल आ ही नहीं रहा है। तो क्या कारण है पीछे से माल जो नहीं आ रहा है, क्या कारण है? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस चक्कर में माल कम आ रहा है। बॉर्डर पर किसान जमा है, ट्रकों की आवाजाही बंद है। मंडियों में जो माल पड़ा है वो बाहर नहीं जा पा रहा है और ना ही बाहर से सब्जियां दिल्ली में पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि आलू, टमाटर और प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी सभी मांगें मांग ले। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर वो चाहते हैं कि सरकार लिखित गारंटी दे कि एमएसपी उन्हें मिलेगी। दूसरी तरफ मंडियों को लेकर वो चाहते हैं कि सरकार वो भी लिख कर दे कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा। क्या सरकार भरोसा उनका जीत पाएगी? क्या किसानों को ये समझा पाएगी कि उनके हित में वो फैसले लिए गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर कृषि मंत्री से बात की हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने। मंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लगातार तमाम जो किसान यूनियन हैं जो कि सरकार से इस वक्त नाराज़ हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक की जो बातचीत रही है उसमें आपको क्या आसार दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का, किसानों की मांग का कोई हल निकल सकता है? देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की और मैं समझता हूँ कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत की। और मुझे लगता है और मैं आशावान हूँ कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार कहती है कि वो किसानों के पक्ष में है, तो आखिरकार आप एमएसपी की गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले। सर, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स की वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2011 में। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी फार्मर और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से कम में नहीं होना चाहिए और इसका एक सरकारी मैंडेट होना चाहिए। यही क्लॉज B3 में लिखा गया है कि एमएसपी इंटरमीडियरीज जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए सरकार इसको कानून के तहत मैंडेट करे कि कोई भी किसान और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है, वही रिपोर्ट दिखा के, कि ये तो जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे वो खुद ही कह रहे थे, अब हम वही कह रहे हैं कि जो आपने पहले किया उसको पूरा कर दीजिए। जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता।
सबसे बड़ी चिंता किसानों को ये है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पे वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे हैं। ऐसे में किसानों को चिंता ये है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना ये है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतर्गत। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये हाईजैक हो रहा है खालिस्तानियों द्वारा या एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी मैं जिन किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ वो सब किसानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, किसानी का अनुभव भी उनको है। मुझे लगता है कि कुल मिला के जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन है। और किसानों का आंदोलन एक ऐसे मकाम पर है जहां सरकार तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द उनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसान किसी जल्दबाजी में नहीं है। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं और इसीलिए इन तमाम जगहों पर जहां आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर, वहां पर बाकायदा उनके लिए लंगर लग रहा है। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह वहां पहुंची। कहते हैं खाली पेट भजन ना होवे और भजन ना होवे काम भी ना होवे। मामला गंभीर है, संवेदनशील है और हौसला बुलंद रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और यही वजह है कि आप देखिए एक अजब मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है एकजुटता की। पीछे हमारे इर्द गिर्द 360 डिग्री नजर दौड़ा लीजिए तो सब्जी, दूध, खीर और अनाज, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पानी से लेके जबरदस्त बंदोबस्त जो है वो किसी और का नहीं बल्कि लोगों का है। लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और लगातार अनाज और सब्जियां इतनी आ गई कि मना करना पड़ रहा है लोगों को। ये देखिए मूली, गोभी, साग, उधर देखिए अनाज, उस तरफ देखिए बड़े बड़े परात हैं, आलू कटे हुए हैं, मदद के हाथ भी इतने हैं। सब ये ताज़ा खाना बन रहा है और लगातार यहाँ लंगर लगा हुआ है। यहाँ पे लगातार पंक्तियों में लोग खा रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको यहाँ पे उनकी सेवा की जा रही है। बाबा हाँ जी, सेवा की जा रही है, यहाँ सारी संगत सेवा कर रही है रल मिल के। ये देखिए पराठा, यहाँ पे ताजे ताजे पराठे बन रहे हैं। यहाँ पे कोई पटियाला से आया है, कोई सोनीपत से आया, कोई जींद से आया। आप पटियाला से चले आ रहे हैं? हाँ जी मैम, पटियाला से आए हैं हम। हाँ, सेवा करने के लिए किसानों के साथ समर्थन के लिए आए हैं, किसान भाईचारे के साथ जुड़ के आए हैं। यहाँ किसानों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हम यहाँ आए हैं, सेवा कर रहे हैं। लगातार दिन रात एक करके लंगर की सेवा चल रही है। लंगर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपकी थाली में अगर आप खा रहे हैं तो रायता से लेके दाल से लेके बढ़िया साग है, पंजाब की ताजी सब्जियां हैं भैया। हैं हाँ जी, सारा लंगर महाराज दी बड़ी कृपा है, इत्थे गुरु पातशाह दी बड़ी कृपा, लंगर दी कोई घाट नहीं हैगी आ। वधिया इत्थे घरां वांगू, घर तो भी वधिया रह रहे ने सारे, बहुत वधिया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहाँ सलाद भी कट रहा है, कोई जरूरत की चीज है तो वो भी मिल रही है। यहाँ देखिए मटर छील रहे हैं, सब युवा हैं। खाने का हर सामान आया हुआ है, सब्जी से लेके तेल से लेके खीर बन रही है, जलेबियां बन रही हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, रायता बन रहा है, चाय
पकोड़े, रस, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बोल रहे भैया? अच्छा, जैसे मटर निकाल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, वो पीछे आप देखिए खीर वीर भी बन रही है, मतलब जो यहाँ पे आंदोलन में सेवा कर रहा है उसकी सेवा में कमी नहीं, कोई कमी नहीं आएगी सेवा में। यहाँ पे हमारे किसान भाई जितना टाइम यहाँ बैठे हैं उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि क्यों योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र सरकार आपस में भिड़ गए हैं बॉलीवुड पर। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का प्रपोजल लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। वहां महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई। इधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, लोगों को और मौका मिलेगा। वहां महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कोई यहां से बॉलीवुड को उठाकर नहीं ले जा सकता। अक्खा वर्ल्ड बॉलीवुड को जानता है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है। बॉलीवुड की फिल्मों ने दुनिया में कई कीर्तिमान बनाए हैं। बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान हो या सलमान खान, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन हो या रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, दीपिका पादुकोण से आलिया भट्ट तक, मधुबाला से लेकर रेखा तक। जी हाँ, बॉलीवुड इन सितारों से रोशन है। लेकिन अब क्या मुंबई से बॉलीवुड उत्तर प्रदेश में आ जाएगा? क्या मुंबई की फिल्म सिटी खाली हो जाएगी? क्या मुंबई के सारे सुपरस्टार यूपी में शूटिंग करेंगे? में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं, और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है। और बड़े बड़े एक्टर और कुछ प्रोड्यूसर्स लगातार टच में है। लखनऊ में जा रहे हैं, एडिटिंग होती है, चाहे गोविंदा हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार लखनऊ में यहाँ भी मुलाकात की, और सब लोग अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। चाहे सुभाष भाई, बोनी कपूर, भूषण कुमार की बेटे, सब लोग टच में हैं। मुख्यमंत्री जी सबसे कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, जिसका जो अनुभव है उस अनुभव से कुछ सीख रहे, ताकि उस तरह से यूनिवर्सिटी को है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल नहीं। जी हाँ, जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में भव्य और दिव्य फिल्म सिटी का प्रपोजल लेकर मुंबई पहुंचे, तो मुंबई की सियासत में जैसे खलबली मच गई है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों से मिलना शुरू किया, तो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग अक्षय कुमार से हुई, कैलाश खेर से हुई, बोनी कपूर से योगी आदित्यनाथ मिले। फिल्मकार आनंद पंडित और सुभाष घई जैसे दिग्गज भी योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में खड़े होकर यह ऐलान किया कि यूपी की फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी। एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी एरिया के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यमुना अथॉरिटी ने फिल्म सिटी बनाने को लेकर डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी की तलाश में लगी है। इसके लिए 29 अक्टूबर को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला गया था, जिसमें 25 नवंबर को निविदा खोली जानी है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। मुंबई में फिल्म जगत की हस्तियों के बीच खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने यह भी समझा दिया कि यूपी में फिल्म सिटी बनने से क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की फिल्म बनानी हो, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी हुई हो,
भारत के हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, इको टूरिज्म से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेना हो, ऐतिहासिक कार्य, और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म सिटी कनेक्टिविटी की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक नया अवसर देगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 4 नए एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यूपी की शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में बताया, बल्कि इशारों इशारों में ये भी बता दिया कि यूपी में ना तो अंडरवर्ल्ड है और यूपी के अपराधियों का पत्ता साफ भी वो कर चुके हैं। यानी यहाँ पे क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जितने भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे, उनके घरों में बुलडोजर से ढहा करके उनको हमेशा के लिए हम उत्तर प्रदेश की धरती से उनकी दुनिया को हम विदा करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, लगभग पूरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की यूपी में फिल्म सिटी वाले प्रपोजल पर महाराष्ट्र विरोध भी शुरू हो गया। जिस वक्त होटल ट्राइडेंट में योगी फिल्म जगत के लोगों से मिल रहे थे, बाहर एनसीपी के कार्यकर्ता हंगामा काट रहे थे। यहाँ पर ट्राइडेंट होटल के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो कई सारे बैनर्स भी यहाँ पर लेके हुए आए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है और साथ ही एनसीपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। अब पुलिस उनसे कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके उनको इस वैन के अंदर बिठा के डिटेन किया जाए। आप देखिए इस तरफ भी आप देखिए एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, महिलाएं भी है और ये देखिए इनसे बात और योगीनाथ नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार का हर नुमाइंदा यही कह रहा है कि कोई उनकी फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर नहीं ले जा सकता। उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया कि अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळं संस्कार है, संस्कृतियां है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो योगी के प्लान को आईना दिखाने की कोशिश की। जी हां, संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ को नोएडा की पुरानी फिल्म सिटी देखने की नसीहत दे डाली। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उस पर। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। खलबली तो करीब 3 महीने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से ही मच गई थी कि यूपी में भव्य फिल्म सिटी बनेगी। लेकिन योगी मुंबई लखनऊ नगर निगम के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और यूपी में निवेश के लिए पहुंचे तो हंगामा कट गया। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो उत्तर प्रदेश में इस फिल्म सिटी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 एकड़ जमीन अलग कर दी है। हालांकि बवाल इस बात पर छिड़ा कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर निर्माता निर्देशक बेखौफ होकर आ सकते हैं। यूपी में ना अंडरवर्ल्ड का खौफ है और ना ही यहाँ पर ऐसे लोगों का जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जरा भी डरने की जरूरत हो। इसी पर छिड़ गई है महाराष्ट्र और यूपी सरकार के बीच। मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में, आंध्र में है, तेलंगाना में है,
हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है। कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिर भी अगर इस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म निर्माण के बारे में खड़ा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे फिल्म जगत की ओर से स्वागत हो रहा है। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के विगत 8 महीनों के अंतराल में महज 1 पैसे की मदद सहायता किसी फिल्म कर्मी को नहीं की। शूटिंग बंद था, लाखों लोग इस फिल्म जगत पर अपना घर चलाते हैं। सरकार उस समय उन्हें मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आई, यह सवाल उठता है। इनके गुंडे फिल्म के सेट पर जाकर के हफ्ता वसूली का काम करते हैं। महाराष्ट्र सरकार इस बात का चिंतन कब करेगी कि कौन से ऐसे कारण हैं कि फिल्म जगत की ओर से योगी जी का स्वागत हो रहा है। यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है और यह विफलता यही इनके पेट का दर्द है। गवर्नमेंट के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है। इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं, ये साफ हो गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की सरकार भी अंडरवर्ल्ड ही चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कोई नहीं रहना चाहेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सब बहुत तेजी से रुख कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना कोई भी राज्य से की नहीं जा सकती। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति यहाँ पे है। पर उसके अलावा जो सुविधा फिल्म इंडस्ट्री को लगती है वो सुविधाएं सब मुंबई में है। इतनी सुविधाएं बाहर के राज्य, कोई भी राज्य इतनी सुविधाएं दे नहीं सकता। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के मन में ये फिल्म सिटी का प्लान आया कहां से और क्यों। देखते रहिए आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में खलबली मची और फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बॉलीवुड के गढ़ बनाने का, फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही ये टकराव की स्थिति बन गई महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार में। लेकिन ये फिल्म जगत और इसके कारोबार पर इनसाइट रिपोर्ट देखिए ताकि आप भी समझ पाएं कि ये कारोबार इतना बड़ा है कैसे। भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड, अमेरिका से 800 ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारत में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में फिल्में बनती हैं। भारत में फिल्मों से कमाई करीब 13,800 करोड़ रुपए है। लगता है भारत में फिल्मों के इसी ग्राफ को देखकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान कर दिया है। और लगता ऐसा है कि योगी के प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र सरकार को बॉलीवुड से होने वाली छप्पर फाड़ कमाई पर असर पड़ने का डर सता रहा है। कहीं फिल्मों की कमाई बंट ना जाए और इसीलिए दोनों सरकारों के बीच तगड़ी जंग छिड़ गई है। मुझे लगता है मुंबई मुंबई है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र की मुंबई है। तो मुंबई का जो एक क्रेडेंशियल है या मुंबई का जो एक इंटरनेशनल कैपिटल फॉर यानी एक आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पर बिजनेस का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक है कि कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। तो इतना यानी एक है कि मुंबई में सब कुछ है जो यूपी में नहीं हो सकता है। तो मुंबई से फिल्म सिटी कहीं जाने वाली नहीं है। मुंबई फिल्म सिटी का एक अलग महत्व है, लेकिन ये है कि हर राज्य को अपना ये हक है कि वो अपना डेवलपमेंट करे, वहाँ के लोगों को रोजगार दे। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह अलग अलग शहर घूम रहे हैं और सारी संभावनाएं देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जहां की एम्प्लॉयमेंट निकल सके। अब जरा बात सिर्फ और सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की करते हैं। साल 1977 में मुंबई फिल्म सिटी में भारत का सबसे बड़ा स्टूडियो बना था। मुंबई की फिल्म सिटी 520 एकड़ में फैली है। मुंबई की फिल्म सिटी में तकरीबन 42 आउटडोर शूटिंग लोकेशन हैं।
मुंबई फिल्म सिटी की विजिटर से भी कमाई होती है। और अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का खाका तैयार हो रहा है। इसके बाद इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर के साथ ही एजेंसी फिल्म सिटी के विकास का मॉडल बनाएगी। ये सारा काम अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।